भारत के राजनीति में कई बार तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो कि सुन करके दिमाग हिल जाता है। 1979 में सिर्फ 60 सीटें जीतने वाले नेता प्रधानमंत्री बन गए थे इंडिया का। जो 154 सीट जीती थी वो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ बाहर बैठ करके ताली बजा रही थी। 1999 में तो और भी खतरनाक हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार ही गिर जाती है। वो भी कोई बड़े घोटाले की वजह से नहीं, केवल और केवल एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तो अब ये सोचो 60 सीट, 18 सीट और एक वोट ने देश के प्रधानमंत्री को बदल दिया। आज की मोदी सरकार जिसने 400 पार का जो वोट का नारा दिया था, जो कि 240 सीट में सिमट के रह गई, और आज उनकी पूरी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भय है, तो क्या कभी भी इनकी सरकार गिर सकती है? क्या फिर से इतिहास दोहरा सकता है? क्या ये जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है वो केवल बिहार तक ही रहेगा या इसका गुंज दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाएगा? क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, वो क्या कभी भी पलट करके मोदी सरकार को हटा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार और 5 साल आगे कर पाएगी या फिर से इतिहास दोहराएगी? ये सब बात आज हम वीडियो में करने वाले हैं। इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना ओपिनियन भी कमेंट में डाल के ही जाना। प्रधानमंत्री मोदी कन्विंस हो चुके हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। India's second longest serving prime minister. हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। तो इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है। इससे पहले जो हम लोग मोदी सरकार और बिहार के चुनाव के बारे में बात करें, इससे पहले हम लोग चले जाते हैं पीछे, जहां पे ऐसा इतिहास में हो चुका है। 1975 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। आरोप ये था कि 1971 में जो इलेक्शन हुई थी ना, उस चुनाव में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुआ है। इसका कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि उनका जो चुनाव है उसे रद्द कर दिया जाए, मतलब कि उनके सांसद की कुर्सी भी चले जाएगी और उनका जो प्रधानमंत्री का पद था वो भी काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता था। इंदिरा गांधी हार मानने के बजाय उन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने पूरा देश में इमरजेंसी लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा काला दिन और उसका नाम और कुछ नहीं, इमरजेंसी शब्द। ऐसे इमरजेंसी लगता है पूरा देश का हालात ही बदल जाता है। विपक्षी नेताओं को, सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पे सेंसरशिप लग गई, कुछ भी छापने से पहले सरकार से जाकर के इजाजत लेने पड़ती थी और आम लोगों की जो भी आजादी थी ना, सारा कुछ छिन जाती है। 2 साल तक ये सेम सिनेरियो चलता रहा और अंदर ही अंदर जो भी लोग थे ना, उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था इंदिरा गांधी को लेकर। 1977 में चुनाव करवाने का फिर से फैसला लिया इंदिरा गांधी ने। ऐसा लगा कि लोग भूल चुके होंगे या फिर डर के वजह से लोग इन्हें ही चुनेंगे, लेकिन एकदम ही इसका उल्टा हुआ। लोग कहने लगे कि इंदिरा को हटाओ और देश को बचाओ। विपक्षी पार्टियां जो कि पहले बिछड़ी हुई थी, सब अब एक साथ आ गई थी। जनसंघ जो कि आज बीजेपी की पूरी जड़ है, आता समाजवादी दल, और फिर तीसरा आता लोक दल। सारे छोटे छोटे दल मिल करके एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है जनता पार्टी। नतीजा आता है इसमें बहुत ही बुरी तरीका से कांग्रेस हार जाता है। भारत में सबसे पहला बार बनता है गैर कांग्रेसी सरकार। तो जनता पार्टी जीत जाती है तो उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना। देश के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लोग को लगा कि अब सही में भारत में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि 30 साल से कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा दबदबा चल रहा था भारत में। लेकिन यहाँ भी सबका जो दिमाग था ना, एक नहीं था। यहाँ पे सब कोई एक तो हुए थे, लेकिन सबका जो अंदर का विचार था ना, सबका अलग अलग। जैसे कोई समाजवादी सोचने वाला था, तो कोई हिंदुत्व की रक्षा करने वाला था, कोई किसान की रक्षा करने वाला था। तो फिर धीरे धीरे सब चाहता था कि उनका बात माना जाए पार्टी में, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लग जाता है। आखिरकार 1979 तक आते आते सरकार डगमगाने लगी और मोरारजी देसाई को अपना इस्तीफा देना पड़ा। यहीं पे मौका मिल जाता है चरण सिंह को। उनके पास केवल 60 सीट ही होती है, लेकिन राजनीति में दिमाग और टाइमिंग काफी ज्यादा मैटर करता है। उसी टाइम इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस की नेता थी, उन्हें तुरंत ही संपर्क करते हैं। वो बोलती है कि आप पीएम बनिए, हम आपको बाहर से समर्थन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जो 60 सीट जीता था वो बन गया भारत का प्राइम मिनिस्टर। समर्थन करने का वादा तो किया था, लेकिन जब बहुमत साबित करने का टाइम आया तो कांग्रेस ने अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। नतीजा ये होता है कि चरण सिंह अपना बहुमत को संसद में साबित नहीं कर पाए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये सोचो कि जो कि 60 सीट था वो नेता जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाता, जिसके पास 200 से 300 सीट होता है वो साइड में हो जाता है। तो यहाँ पे राजनीति में कुछ भी होना संभव है। हमें ये सिखाता है कि हमेशा बड़े बड़े दल ही जो रहता है नेता को नहीं गिराते, बल्कि कभी कभी छोटी छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय नेता भी जो रहते हैं ना, पूरे खेल को पलट देते हैं। और अभी बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, उस पे दिल्ली का जो कुर्सी का है, उस पे क्या असर पड़ सकता है, वो जानने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा पीछे 2024 में। देखी जाएगी, मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया। सरकार को बता दो कहाँ है, कौन सा रोजगार है। एक संगठित ढंग से अगर कोई भी बिहार सरकार जो दे दे, प्राइवेट दे दे, कोई भी जॉब दे दे, हम कर लेंगे उसको। लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। हो गया नरेंद्र मोदी को, क्या हो गया नरेंद्र मोदी के मैजिक को।
लोकसभा 2024 की जो वोटिंग है 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी और बीजेपी फिर से 400 पार की नारा लगाना शुरू कर देता और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद हो जाता है कि इस बार बीजेपी काफी सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 400 पार, अब की बार 400 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा लेकिन हकीकत में तो कुछ और ही हो जाता है। चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल होती है वो ये दिखाती है कि बीजेपी को इस बार 401 सीट मिल जाएगी और सुपर दल सबको यही लग रहा था कि बीजेपी इस बार काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला, लेकिन जब 4 जून 2024 को रिकॉर्ड आता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। रिजल्ट में ये आता है कि बीजेपी को केवल मिलता है 240 सीट और कांग्रेस को मिलता है केवल 99 सीट। होता क्या है कि ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती है ना कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती है। क्या होता है, हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं लाती है तो इसमें छोटे छोटे पार्टी काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास जेडीयू की पार्टी, उनके पास 43 सीट्स थे और बीजेपी के पास 74 सीट थी और कई सारे छोटे छोटे पार्टियां भी थी। भी छोटे छोटे पार्टियां के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया, वही अपना सरकार बना सकता हुआ भी वही नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर के अपना गठबंधन बनाया। इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू भी अपना 16 सीट लेकर के बीजेपी के साथ जुड़ गए। इसी तरह फिर से मोदी सरकार, गठबंधन की सरकार जो कि 293 सीट्स के साथ फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. चलिए अब हम लोग बिहार के सीट्स और बिहार के राजनीति को थोड़ा अच्छा तरीका से समझते हैं। बिहार में टोटल 243 सीट्स है जो कि सत्ता हासिल करने के लिए टोटल चाहिए 122 सीट। एनडीए मतलब कि बीजेपी और जेडीयू और छोटे छोटे पार्टियां जो कि 125 सीट्स के करीब मतलब है। कि बस 3 सीट्स का जो खेल है वो सरकार को गिरा भी सकता है और सरकार को बचा भी सकता है। मतलब कि अगर 3-4 सीट भी अगर हिल गया ना तो एनडीए का जो सरकार है वो काफी ज्यादा खतरा में आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मुख्य विरोधियों, जिसमें सबसे पहला है महागठबंधन। सबसे पहले है तेजस्वी यादव जिनके पास 75 सीटें हैं। ये जो पार्टी है 2020 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिजली चाहिए बिहार में। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? 2024 में कमबैक करते हैं कांग्रेस। अभी हम लोग इन दोनों पार्टी और कुछ छोटे दलों को मिला दे तो इनके पास कुल हो जाता है 111 सीटें। मतलब एनडीए का जो भीड़ है वो अभी बहुमत में है। महागठबंधन धीरे धीरे अपना नंबर जो है बढ़ा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में काफी ज्यादा पॉपुलर पार्टी रहे हैं। उनको 2020 में 75 सीट मिली थी और 2015 में इन्हें कुल 80 सीट, यानी कि जनता इन्हें काफी ज्यादा भरोसामंद माना है और इन्हें वोट किया भी है। कांग्रेस भी बहुत तेजी से ही कमबैक कर रही है तो महागठबंधन का जो पावर है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस बार शायद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस है ना उन्हें 99 सीट मिली थी, मतलब कि पार्टी कमजोर नहीं है। बिहार में अगर महागठबंधन और कांग्रेस एक साथ चली तो काफी ज्यादा खतरा में आ सकता है एनडीए। तो यहाँ सारा कुछ निर्भर करता है नीतीश कुमार पे कि वो बीजेपी में रह करके अपना जो एनडीए का जो गठबंधन है उसे बचाएं, कांग्रेस और महागठबंधन में जा करके अपने सत्ता बचाएं। गलती से भी अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में चल गए तो एनडीए के लिए काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा और मोदी की जो सीट है वो हिल भी सकती है। यहाँ पे नीतीश कुमार एक और दाव खेलते हैं, वो ये बोलते हैं कि महिलाओं के खाता में 10,000 डालने की योजना बनाई। लोग अब ये सोचने लगे अरे इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिए, तो यहाँ पे वो समझ चुके हैं नीतीश कुमार की एनडीए का जो सीट है वो हिल सकता है, इसका वो इतना बड़ा पासा खेले। ये पता चल रहा है कि जो नीतीश कुमार का दिमाग है अभी काफी ज्यादा पैनिक मोड में। आप ये सोचो तेजस्वी यादव जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और जो कांग्रेस है वो भी कमबैक कर रही है। ये चीज तो समझ में आ गया कि जो बिहार का चुनाव वो केवल बिहार तक नहीं बल्कि पूरा केंद्र का सरकार को हिला के रख सकता है। अगर यहाँ पे जो एनडीए है वो कमजोर पड़ गई और जो महागठबंधन वो अगर मजबूत हो गई तो यहाँ पे सबसे पहला कदम होगा नीतीश कुमार का पलटा। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार कई बार अपने पाला बदल चुके हैं। 2013 में ये बीजेपी को छोड़ते हैं और 2015 में लालू कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। 2017 में फिर से बीजेपी लौट आए और 2022 में महागठबंधन। तो इससे ये समझ में आता है कि पलटी मारना इनके लिए कोई नया बात नहीं है। ऐसे में अगर माहौल बदल गया तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जा करके फिर से सीएम बन सकते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा के, इसमें एनडीए के पास अभी 30+ सीटें हैं। और अगर यहाँ से अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो जितना 12 सीट है ना नीतीश कुमार का वो सीधा कांग्रेस में चला जाएगा, मतलब राहुल गांधी के पास। यहाँ पे मोदी सरकार का जो है आंकड़ा गिर करके 281 सीट्स हो जाएगा। हम लोग आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू के पास, उनके पास टोटल 16 सीटें अभी तो एनडीए के साथ है, लेकिन कई सारे न्यूज़पेपर ऐसा छाप चुके हैं कि नायडू का जो भी है ना स्ट्रेटेजी हमेशा वो पावर पे ही रहती है, हमेशा वो उधर ही साइड में रहते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा फायदा मिले। अगर यहाँ पे राहुल गांधी और इंडिया अलायंस प्राइम मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अगर डील ऑफर करते हैं नायडू यहाँ पे पलटी मार सकते हैं और जो मोदी सरकार का जो सीट है 281 से 265 में आ जाएगा। और अब महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे वो भी एनडीए में है।
महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा फ्लूइड रही है। पहले वो शिवसेना तोड़े और बीजेपी में आ गए। कई सारे न्यूज चैनल कहती है कि अगर सेंट्रल लेवल पे अगर माहौल बदल गया तो महाराष्ट्र का भी गुट भी कहीं पे भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनडी का सीट और भी ज्यादा घटने लगे। और अगर ये सारे पीसेस मिल जाए, जैसे कि नीतीश कुमार अपने 12 सीट को लेकर के, उसी में नायडू भी अपना 16 सीट जोड़ दे, शिंदे फैंसर भी इंडिया अलायंस में चला जाए, इसी के साथ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस आराम से 272 पार सीट ले सकता है। यानी कि वो एकदम एब्सोल्यूट अपना मेजोरिटी क्लेम कर सकते हैं और अपनी सरकार भी बना सकते हैं। दोस्तों, हमेशा इतिहास दोहराता है। अगर 1979 में ऐसा हो सकता है तो 2025 में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए कि बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें नीतीश कुमार हार जाते हैं और वो जाकर के महागठबंधन में चले जाते हैं, तो उनके 12 लोकसभा जो सीट है ना, वो राहुल गांधी के पास चला जाएगा और यहाँ पे पूरा खेल चेंज हो जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू तय करेंगे कि दिल्ली का सीट पे कौन बैठेगा। पे अगर राहुल गांधी अपने आप को जो है पीएम पद से पीछे कर लेते हैं और नायडू को या फिर कोई भी क्षेत्रीय नेता को पीएम पद दे देते हैं, यहाँ पे फिर से 1979 वाला जो माहौल है यहाँ पे फिर से दोहराया जा सकता है 2025 में। इतिहास गवाह है कि भारत में राजनीति सीटों से कम बल्कि चाल से ज्यादा चलती है। अब यहाँ पे बात तो यही आके रुक गया है कि नवंबर में जो इलेक्शन हो रहा है बिहार में, वो क्या बस बिहार तक सीमित रहेगा या फिर पूरा जाकर के मोदी सरकार को हिला देगा और उनका जो टर्म है वो भी अधूरा में ही छुड़वा देगा। सारे बातों में, ये सारे चीजों में आपका क्या ओपिनियन है, राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है इस बिहार में, जरूर बताना।